मार्केट आगे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? अ, मैं सच सच बताता हूँ, मुझे नहीं पता मार्केट आगे गिरेगी या नहीं गिरेगी, क्योंकि ये अगर कोई बोल रहा है कि मुझे पता है, तो वो या तो फिर कोई बाबा वाबा है, कोई भगवान है, या तो फिर झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि मार्केट आगे क्या करेगी। लेकिन आई थिंक मोर देन दैट, हमें कैसे एक्ट करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन मार्केट का क्या होगा आगे। और ज़्यादातर लोग ना उसी पे आके रुक जाते हैं कि मार्केट। इनफैक्ट अब ज़्यादातर लोग मुझसे भी जिससे पूछते हैं, भाई आगे क्या लग रहा है, आगे क्या लग रहा है, मार्केट का क्या होगा। भाई मुझे नहीं पता मार्केट का क्या होगा। प्रोबेबिलिटी वाइज तो मुझे पिछले 6 महीने से लग रहा था कि मार्केट ओवर हीटेड है, मार्केट ओवर हीटेड है। लेकिन मैं गलत ही साबित हुआ ना। पिछले 6 महीने से मार्केट ऊपर ही जा रहा था। मैं तो मतलब हम्म। लोगों को 6 महीने से क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई अभी मतलब सही टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। काफ़ी रिश्तेदारों के, जानने वालों के में फ़ोन आए जो कि फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट खुलवा के एंटर कर रहे थे। मैंने उनको बोला भाई अभी आप सेफ खेलो, डोंट ट्राई टू गो वेरी अग्रेसिव। बट एनीवेज, आई थिंक मैं क्या करूँगा वो सिंपल है। ऑलरेडी मतलब पिछले 2 हफ्ते में जब से ये शुरू हुआ है, मैं ऑलमोस्ट 40% कैश में हूँ अभी। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो भाई, ऐसे ही होता है जब ये स्टॉक जो है जब गिरने लगते हैं अचानक से, सब ये लोग कैश में आ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मतलब ज़्यादा कुछ मैं बहुत दिमाग नहीं लगाता हूँ। मैं स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ सिंपल। और मैं उस पर मूविंग एवरेज ट्रैक करता हूँ। अगर वो मूविंग एवरेज 200 डीएमए के नीचे है तो वो सिंपल कॉशन, पहला कॉशन वहीं से आ जाता है। क्योंकि कभी भी 200 डीएमए के नीचे बड़ा पैसा नहीं बन सकता। अगर ये 200 डीएमए के नीचे और गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं मार्केट में वो तो और ज़्यादा गिर रहे होंगे। जैसे मैं अभी की बात आपको बताऊं, ये एक चार्ट है, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 40 वीक ईएमए। तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 20% ऑफ द स्टॉक्स आज की डेट में जो कि मिड कैप में बिलोंग करते हैं, 21% स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। बाकी सारे के सारे 40 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। हम्म। इसका मतलब ये है कि इवन दो अगर आप इसमें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है, लेकिन रियलिटी ये है कि आज की डेट में मैक्सिमम 80% स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो चुके हैं। सिमिलरली ये और भी मैं काफ़ी सारे ऐसे चार्ट्स देखता हूँ जो मुझे एटलीस्ट इतना हिंट दे देते हैं कि मार्केट में ब्रेथ है या नहीं है। तो आज की डेट में कंक्लूजन बताता हूँ। मेरा मोटा मोटा कंक्लूजन ये है कि इवन दो आपको इंडेक्स लेवल पे वो फॉल अभी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 15 से 18% का फॉल ही दिख रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियो 30-30% से 40-40% से भी करेक्ट हुए हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में थे, उन सब में आप कोई भी सोलर कंपनी उठा के देख लो, रेलवे थीम उठा के देख लो। रेलवे के कितने स्टॉक थे, जुपिटर वैगन, टेक्स मैको, ये वो सब 50-50% गिर गए। आप सोलर के ओरियाना पावर ले लो, एसडब्ल्यू सोलार ले लो, चाहे आप सोलर थीम के कितने हाई फ्लाइंग स्टॉक्स थे, सारे के सारे आधे हैं। ओरियाना पावर आधा हो चुका। साथ में आपका ये जो है अपना केपीआई ग्रीन ले लो, चाहे आप जेंसॉल ले लो, चाहे वारी ले लो, सब इतने इतने करेक्ट हो गए। तो जितनी ज़्यादा वैसी थीम थी, बहुत ज़्यादा वैसी, कि आप बोल सकते हो कि हाई फ्लाइंग थीम थी, उतनी ज़्यादा करेक्शन आया है। तो मेरा रिएक्शन सिंपल है। मैंने ऑलरेडी अब 40% कैश, डिसेंट कैश है। उसमें मैंने पर्सनली क्या किया, अपने पोर्टफोलियो में सेग्रीगेशन करा 3 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी ये थी कि क्या इस कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है। उसके बाद मैंने दूसरी कैटेगरी ये देखी कि क्या इसमें नियर टर्म ट्रिगर है या नहीं है। और फिर तीसरी कैटेगरी मैंने ये देखी कि क्या मेरा एलोकेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है स्टॉक में। अगर इनमें से कुछ नहीं है, सस्ता स्टॉक है, ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा क्लोज है और मेरा एलोकेशन भी नॉर्मल है, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। अगर एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा था, 10% 12%, तो फिर मैंने थोड़ा उसे ट्रिम डाउन कर लिया। अगर वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा थी कि मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर मैंने उसे पूरा ही बेच दिया कि भाई अभी कैश रेस करना है। क्योंकि मेरे को कैश रेस करना था तो कुछ ना कुछ तो बेचना था, तभी कैश रेस होगा। तो बॉटम अप देख के अपने पूरे पोर्टफोलियो में हर स्टॉक को कैटेगराइज करा। 40% कैश पे अभी मैं हूँ। पोर्टफोलियो भी काफ़ी करेक्ट हो गया है, बट एटलीस्ट अब वो जो मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है वो अभी पोर्टफोलियो पे नहीं आ रहा। क्योंकि और आएगा भी तो भी एटलीस्ट इतना है कि यार कैश पड़ा है, वापस से आराम से वापस डिप्लॉय कर सकते हैं। सो वही मेरी स्ट्रैटेजी है, सिंपल।
तो अभी आगे जो भी है अगर बढ़ती है कम होती है तो उसमें जो स्ट्रैटेजी है दैट विल चेंज। स्ट्रैटेजी आई थिंक मैं पिछले आई थिंक अगर आप पिछले वाले इंटरव्यूज़ भी देखोगे उसमें भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी स्मॉल कैप में ज़्यादा एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है, एंड अभी भी आई थिंक मेरा सेम ही वो है कंक्लूजन कि थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे बेट करने की ज़रूरत है बजाय बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव। जहाँ पर ऐसा कि वैल्यूएशंस बहुत महंगी हैं उनमें नहीं जाना है, जहाँ पर कंपनीज़ में आप ये बोल सकते हो कि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन लो क्वालिटी कंपनी। क्योंकि इस बुल मार्केट में हुआ क्या है कि जो लो क्वालिटी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा रिटर्न दी हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई भी थी, एंड वो क्योंकि बुल मार्केट चल रहा था तो जितनी ज़्यादा लो क्वालिटी कंपनी थी उतने ज़्यादा बढ़िया रिटर्न आ रहे थे और लोगों को लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और अभी हुआ ये है कि अगर आप लो क्वालिटी कंपनी में थे पिछले 2 हफ्ते में रोज़ लोअर सर्किट लग रहे हैं और आप एक शेयर नहीं बेच पा रहे हो। आप बैठे हो, वो जो एक पेपर मनी थी आपको दिखाई दी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आपकी जेब में कुछ नहीं आया, और और वही पेपर ऑलरेडी मनी नीचे भी जा रही है। वो उसी तरीके से नीचे भी जा रहा है, और एक्चुअली में कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वो लो क्वालिटी स्टॉक से बिल्कुल ही दूर रहना है, और हाई क्वालिटी में जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फार्मा, आईटी कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल्स, आई थिंक ये सब डिफेंसिव्स में आते हैं, एफएमसीजी। तो अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे डिफेंसिव्स की तरफ पोजीशन करना है। मैंने भी हॉस्पिटल सेक्टर बढ़ाना शुरू कर दिया है थोड़े दिनों में। आई थिंक आई पुट आउट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द हॉस्पिटल सेक्टर इटसेल्फ। शुभम, जैसे आपने बोला कि ये 78% कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने जो 200 डीएम है उससे नीचे है, तो इसका मतलब 21% ऐसी कंपनियां जो उससे ऊपर हैं, तो क्या उनमें इन्वेस्ट करना मेक्स लॉजिकल सेंस? टू बी ऑनेस्ट नॉट ब्लाइंडली, मतलब सिर्फ अपनी की मूविंग एवरेज के ऊपर होना मे बी नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो हम देख भी सकते हैं एक्चुअली, आप सिंपल ये जैसे मैंने एक स्क्रीनर पे खोला हुआ है तो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा जाना है, नई स्क्रीन बनानी है। फॉर एग्जांपल करंट प्राइस ग्रेटर देन, लेट्स से हम 50 डे में रखते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज, और बहुत छोटी कंपनी इसको हटा भी देते हैं। तो हमें सिर्फ ग्रेटर देन 500 ही रखना है। तो इसमें ये 168 कंपनीज आ रही हैं। अब दिस कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट कि यार इतने ज़्यादा करेक्शन होने के बावजूद ये कौन सी कंपनियां हैं जो ज़्यादा करेक्ट नहीं हुई हैं, अभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही हैं, टू फिगर आउट कि यार इनमें ऐसा क्या हो रहा है, कुछ स्पेशल चल रहा है क्या। जैसे ये भारत डायनेमिक्स, ये एक्चुअली पहले ही बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी थी और इस करेक्शन में इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, ऑलमोस्ट वहीं की वहीं घूम रही है। सो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि आपको अभी रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी पता चलेगा कि कौन से रिज़ल्ट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि जब ये करेक्शन चलती रहेगी तो सारे के सारे स्टॉक्स गिरते ही रहेंगे। कहीं ना कहीं वो, आप बोलते हो ना, वो छानी से जो है वो छन जाएंगे, वो 10-20% स्टॉक होंगे जो अपनी अलग ट्रेजेक्टरी पकड़ लेंगे, और बाकी मेजॉरिटी स्टॉक्स होंगे जो गिरते ही रहेंगे। और हमारा गोल वो होगा कि ये पता लगाना कि ये जो 10-20% स्टॉक्स हैं वो जो अपनी अलग ट्रेजेक्टरी पकड़ रहे हैं उनमें ऐसा क्या हो रहा है। सो यस, मतलब ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो सेक्टर आइडेंटिफाई करना, एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स हैं, क्या स्पेशल हो रहा है, अर्निंग कैसे आने वाली है, वैल्यू सस्ती है या नहीं, आगे की पूरी एक्सरसाइज अभी बाकी है। सिर्फ इससे काम नहीं होगा कि बस ये ऊपर हैं तो आई थिंक ये अच्छा ही करेंगे।